देखिए अब हेडिंग शुरू करते हैं अपन। सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस, ये अपन पढ़ेंगे। इसकी जो डेरिवेशन है इसको आप ध्यान से समझ लें, क्योंकि अगर इसकी स्टेप समझ में आ गई तो अपन और जो प्रकाशीय उपकरण आगे पढ़ेंगे, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो टेलीस्कोप पढ़ेंगे, उनके अंदर इस तरह की ही स्टेप्स यूज होंगी बार बार। अगर ये आपके क्लियर हो गया, क्योंकि देखो इसमें तो केवल एक ही लेंस होगा, लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से अधिक लेंस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण अगर आपने इससे सीख लिया है तो उसमें भी अपने लिए प्रतिबिंब निर्माण क्या होगा, आसान हो जाएगा। उससे आवर्धन क्षमता ज्ञात करना आसान हो जाएगा। इसलिए आप इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा पहले कि सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस है क्या। तो पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करें कि होगा क्या। आपने जब लेंस पढ़े थे और लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था, तब आपने एक चीज पढ़ी थी कि लेंस से उत्तल लेंस की अगर अपन बात करें तो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टे बन रहे थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बना था और वृहद भी बना था, यानी काफी बड़ा बना था। और वो स्थिति थी जब आपने बिंब को लेंस के प्रकाशिक केंद्र और उसके फोकस के मध्य वस्तु को रख दिया था, वहां उसका बड़ा प्रतिबिंब बन गया। और यही क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। यानी कि एक कम फोकस दूरी का, यानी फोकस दूरी जितनी कम होती है लेंस के लिए आवर्धन क्षमता, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसलिए कम फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है वो अपने आप में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। तो मैंने क्या बताया कि कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, वो ही सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। तो देखिए यह है एक कम फोकस दूरी, यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। आपने इसको देखा होगा कि कई बार आपने डिसेक्शन बॉक्स जो होता है बायो वालों बच्चों के पास, कि एक तरह से एक गोल फ्रेम होता है जो कि धातु या प्लास्टिक का गोल फ्रेम होता है। इसके साथ यहां इस तरह से एक हत्था लगा हुआ होता है। ये जो इस तरह की रचना है यही सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसमें आप क्या देखते हैं कि धातु का या प्लास्टिक का जो गोल फ्रेम है उसके अंतर्गत एक लेंस लगा होता है और वो लेंस होता है उत्तल लेंस। यही रचना, यही व्यवस्था क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो देखिए यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो कि धातु या प्लास्टिक के गोल फ्रेम में कसा होता है। यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो कि धातु या प्लास्टिक के गोल फ्रेम में क्या होता है, कसा होता है। फिर अपन बात करें इसके सिद्धांत की कि ये किस सिद्धांत पर और कैसे कार्य करता है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा करी थी कि जब किसी वस्तु या बिंब को उत्तल लेंस के फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है, ध्यान रहे वही बात कि मैंने क्या कहा, जब भी मैं लेंस का जिक्र करूं अपने 12th स्टैंडर्ड तक, तो हमेशा कौन सा लेंस है, पतला लेंस, यानी उसके ध्रुव और प्रकाशिक केंद्र एक ही बिंदु के रूप में बन जाएंगे।
तो मैं इसमें आपको बता दूं, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब उस ओर ही बनता है जिस ओर वस्तु को रखा गया है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या है, सिद्धांत है। तो देखें, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस व प्रकाशीय केंद्र के, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा व आवर्धित अर्थात बड़ा व आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। क्या लिखा मैंने, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। तो ये अपन ने जान लिया। पहले तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी चार्ट अपन पहले बना ही चुके हैं। अब एक एक करके एक एक की डिटेल जान रहे हैं। सबसे पहले अपन अध्ययन कर रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस का, यानी मैग्नीफाइंग लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसे कहते हैं। यह एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जो कि धातु या प्लास्टिक के गोल फ्रेम में कसा होता है। सिद्धांत मैंने क्या लिखाया, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा व आवर्धित प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या था, सिद्धांत। अब अपन इसकी बातें करेंगे आवर्धन क्षमता की, कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र आता है। तो देखिए, आवर्धन क्षमता के लिए इसका क्या सूत्र आएगा। तो देखिए, वही जो अपन आवर्धन क्षमता की परिभाषा दी है उसी परिभाषा को वापस रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ शब्द में क्या जुड़ जाएगा, प्रकाशिक यंत्र के स्थान पर सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या परिभाषा पढ़ेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी से या सरल सूक्ष्मदर्शी से बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ध्यान रखना है शब्द आ रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे अपन कैपिटल डी से दर्शाएंगे, ये होती है 25 सेंटीमीटर। यानी नेत्र से वो दूरी जहां पर वस्तु साफ अपन को दिखाई देती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, जिसका जिक्र अपन नेत्र की संरचना जब पढ़ेंगे, समझने क्षमता पढ़ेंगे, उस समय इसे विस्तार से जानेंगे। तो मैंने क्या परिभाषा बताई कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर रखी वस्तु को केवल नेत्र से देखने पर, यानी बिना किसी प्रकाशीय उपकरण के देखने पर नेत्र पर बना दर्शन कोण
अल्फा का अनुपात ही क्या कहलाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। तो देखिए अब आप डेरिवेशन करेंगे आवर्धन क्षमता की। मैग्नीफाइंग पावर। तो पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लें, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब, सरल सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब किसका प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु का। सरल सूक्ष्मदर्शी से बने वस्तु के प्रतिबिंब सरल सूक्ष्मदर्शी से बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे कि अपन क्या कहते हैं? कैपिटल डी, तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को केवल नेत्र से देखने पर, रखी वस्तु को केवल नेत्र से देखने पर नेत्र पर बना दर्शन कोण, भाई बिना किसी प्रकाश उपकरण के देखें तब नेत्र पर बना जो दर्शन कोण है अल्फा का अनुपात सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। तो देखिए वापिस से परिभाषा क्या है। अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी टॉपिक शुरू किया जिसमें आपने ये जान लिया कि सबसे पहले होता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी है क्या, अपन ने उसकी परिभाषा जान ली। फिर अपन ने इसमें जान लिया उसकी परिभाषा के बाद कि इसका सिद्धांत क्या है, कैसे इससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर अपन ने जान रहे हैं इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र डिराइव करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो उससे पहले अपन इसकी परिभाषा लिख रहे हैं। परिभाषा क्या बनती है? सरल सूक्ष्मदर्शी से बने वस्तु के प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर रखी वस्तु को केवल नेत्र से देखने पर नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा का अनुपात सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन को इसकी डेरिवेशन करनी है। तो क्या कह सकते हैं? अतः m इजिकल टू क्या सूत्र हो गया है? बीटा अपॉन में अल्फा। समीकरण नंबर ये आ गई आपके पास 1, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र आ गया है m इजिकल टू बीटा अपॉन में अल्फा। ध्यान रहे
अगर बीटा और अल्फा अल्प हो तो इनको आप ले सकते हैं tan के रूप में, साइन के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अपन को आवश्यकता किसकी पड़ रही है? आधार की। साइन के अंदर तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण आ रहा है, आधार नहीं आ रहा है। अपन को आवश्यकता है आधार की, तो इसको किसके रूप में लिखा जा सकता है? tan के रूप में। तो देखें, बीटा व अल्फा के अल्प होने पर, अगर ये कोण बहुत छोटे बनते हैं तो बीटा को लिखा जा सकता है लगभग tan बीटा और अल्फा को लिखा जा सकता है लगभग tan अल्फा। इसलिए m इजिकल टू सूत्र हो जाएगा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसी तरह की स्टेप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी उपयोग में आएगी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी उपयोग में आएगी। इसके अलावा अपवर्तक जो दूरदर्शी होगा उसमें भी इसका उपयोग होगा। यानी अब आपको आवर्धन क्षमता ज्ञात करने की स्टेप्स ध्यान रखनी है। वो स्टेप्स क्या और कैसे हैं देखिए। पहली स्टेप m इजिकल टू बीटा अपॉन में अल्फा होगा और बीटा अपॉन में अल्फा को tan बीटा अपॉन में tan अल्फा लिख देंगे। फिर आप tan बीटा और tan अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। बस इतनी सी स्टेप है, tan बीटा और tan अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए आपको इसका प्रतिबिंब निर्माण आना चाहिए। तो पहले आप यहां तक देख लें कि आवर्धन क्षमता का सूत्र अपन ने क्या लिखा है, m इजिकल टू tan बीटा अपॉन में tan अल्फा आ गया है। अब इसके आगे अपन अब सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं, वो देखिएगा। देखिए, पहले इसका प्रतिबिंब निर्माण कर लेते हैं। ये मैंने एक उत्तल लेंस बना दिया है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र O है। यहां ये मैंने इसकी अक्ष ले दी है। ध्रुव मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लेंस में हमेशा पतला ले रहा हूं, तो ध्रुव प्रकाशिक अक्ष पर ही आ जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र पर ही आ जाएंगे ध्रुव, क्योंकि ये बिल्कुल पतला है। अब देखिएगा, यहां ये प्रकाशिक केंद्र है और ये मैंने इसका फोकस F कह दिया है। अगर यहाँ फोकस F है और यहां पर ये कोई बिंब रखा हुआ है, ये मैंने कोई बिंब ले दिया है, नाम है उसका AB। तो देखिए वही नियम कि पहली प्रकाश की किरण तो आप कहां से गुजार दें? इसके प्रकाशिक केंद्र से। अगर पहली प्रकाश की किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वो इस प्रकार से निर्गत हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण इसमें से पास हो गई है। अब प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी परिवर्तन के जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। दूसरी प्रकाश की किरण में ले रहा हूं इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर, और आपको पता है मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण होती है वो द्वितीय फोकस से इसके से क्या होगी? गुजरेगी। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से यूं चली जाएगी। आप अब क्या देख रहे हैं? इस दिशा में क्या ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मिल रही हैं? नहीं मिल रही, बल्कि आप यहां से देखें इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसे अगर इनके बीच की दूरी बढ़ रही है यानी कि इस ओर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप यहां से आप यूं देखें तो इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है, अर्थात इसमें इस दिशा की ओर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ऐसे देखो, यहां ऐसे है, आप ऐसे आते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो यहां इस दिशा में क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। अगर इनको आप पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो देखिएगा, अपन इनको अगर पीछे की ओर बढ़ाते हैं, अगर आप इसे भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं ये प्रकाश की किरण यहां इससे ये मिल गई है, यहां मिल गई है, तो इससे प्रतिबिंब का निर्माण भी आपके पास यहां हो गया है, A डैश B डैश। तो आपने क्या देखा? प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, आभासी बन रहा है और साथ में कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है।
प्रतिबिंब बड़ा है यानी आवर्धित है, आभासी है, और साथ में कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है प्रतिबिंब। अब देखिए ये जो एंगल है इस अक्ष के साथ ये एंगल ले लेते हैं आप बीटा। बिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी है वो होगी u। अब आप इसमें चिन्ह परिपाटी देखो, प्रकाश की किरण बिंब से इस दिशा में जा रही है और दूरी को आप मेजर कर रहे हैं इस दिशा में, यानी कि परस्पर विपरीत दिशाएं हो गई, या यूं कह सकते हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा में आप इसे माप रहे हैं, और आपतित किरण की दिशा में मापेंगे दूरी को तो कैसी आएगी, ऋणात्मक चिन्ह सहित आएगी। अगर यही यहां होती तो आप, अगर यही स्थिति यहां होती तो प्लस में ले लेते हैं, अगर प्रकाश इधर से आ रहा होता तो। अब देखिए यहां अपन देखें प्रतिबिंब की दूरी ये हो गई, ये दूरी भी कैसी आएगी, ऋणात्मक, यानी कि -v, और यहां है ये -u। अगर यही प्रतिबिंब इस ओर बना होता तो v का मान कैसा आता, इसमें पॉजिटिव आता, लेकिन यहां कैसा आ गया है, नेगेटिव आ गया है। तो अपने पास बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी आ गई है। ये तब आ रही है जब अपन उस वस्तु AB को या बिंब AB को अपन कब देख रहे हैं, किसी उत्तल लेंस की सहायता से। अगर बिना उत्तल लेंस के देख रहे होते तब देखिएगा, ये आपके पास बिंब AB है, अगर मैं बिना प्रकाशीय उपकरण के देख रहा हूं, ये कोण अब क्या बनेगा भाई, अल्फा बनेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण इस दिशा में जाएंगी, लाइट की डायरेक्शन यूं है। और मैंने क्या परिभाषा में लिखाया था, याद करो, कि किसी वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी से देखने पर आंख पर बनने वाले दर्शन कोण बीटा, और बिना सरल सूक्ष्मदर्शी के देखने पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखने पर आंख पर बनने वाले दर्शन कोण अल्फा के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि प्रकाश इस डायरेक्शन में है और अपन इसको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो देखिए यहां अपने पास अल्फा और बीटा यहां आगे हैं। फॉर्मूला आपके पास आ चुका था समीकरण नंबर 2 के रूप में, m = tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। ये थी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो क्या थी आपके पास, m = बीटा अपॉन में अल्फा आ गई थी। अब मैंने क्या कहा था आपको कि आपको केवल tan बीटा और tan अल्फा का ही मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहां से tan बीटा देखेंगे तो लंब बटे आधार, लंब AB, आधार क्या है BO या OB, लेकिन इसको मैं सीधा क्या लिख दूंगा, U। तो देखिए चूंकि tan बीटा = लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका AB, और आधार क्या है -u, एंड अब मुझे किसकी जरूरत है, tan अल्फा की। तो देखिए tan अल्फा क्या होगा, उस डायग्राम को देख लें, लंब बटे आधार, तो लंब हो गया है इसका AB और इसका आधार हो गया है -d। तो tan बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, tan अल्फा की वैल्यू भी आ गई है, इसलिए m = क्या फॉर्मूला हो गया है, tan बीटा AB अपॉन में -u, फिर अपॉन में क्या आएगा, AB अपॉन में -d, और ये आ गया है m = यानी आवर्धन क्षमता m = इसी को आप ऐसे भी ले सकते हैं, AB अपॉन में -u इंटू -d अपॉन में AB। AB से AB कैंसिल हो गया है, तो यह आ गया है m = d अपॉन में u, क्योंकि माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल हो गया। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3, जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन क्षमता का एक सामान्य सूत्र अपने पास आ गया है, m = d अपॉन में u। तो ये अपने पास यहां फॉर्मूला इसका आ गया है, m = d अपॉन में u। डायग्राम आपको याद रहना चाहिए, बनाने की स्टेप विशेषकर पता रहनी चाहिए कि किस किस स्टेप से अपन उसे बना रहे हैं, तो चित्र आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही बनेगा। फिर देखिए इसमें 2 स्थितियां संभव है m के लिए। 2 स्थितियां कौन सी संभव है, पहली स्थिति यह संभव है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो,
और दूसरी स्थिति जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो इन दो स्थितियों को भी अपन डिस्कस करते हैं। तो पहले तो आपने डायग्राम देख लिया है, इससे आपके पास फाइनल फॉर्मूला m इजिकल टू डी अपॉन में u आ गया है। अब अपन डिस्कस करते हैं विशेष स्थितियों को। विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस। विशेष स्थितियां क्या हैं देखिएगा। नंबर 1, पहली विशेष स्थिति, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो यहां देखिएगा v का मान क्या होगा, u का मान क्या होगा। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो यानी कि v इजिकल टू होगा माइनस डी, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, d है। और u का मान तो आपको पता है जब अपन रखेंगे तो ऋणात्मक होगा। यह v इजिकल टू माइनस डी अगर आपके पास आ गया है तो देखिए मुझे आवश्यकता है d अपोन में u की। तो मैं क्या जानता हूं, लेंस सूत्र मैंने पढ़ लिया था। क्या था लेंस सूत्र, 1 अपोन में v माइनस 1 अपोन में u इजिकल टू 1 अपोन में f। तो देखो लेंस सूत्र 1 अपोन में v माइनस 1 अपोन में u इजिकल टू 1 अपोन में f से इस फॉर्मूले का अपन उपयोग करेंगे। तो देखिए यहां आपने क्या देखा, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं। तो v इजिकल टू माइनस डी आ गया। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हैं तो देखिए v की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, माइनस डी। आप तो ये मानिए आपका ये फॉर्मूला है जिसका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपन सोल्व कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन के रूप में आप इसे लेके देखें कि आपके पास लेंस सूत्र दिया हुआ है 1 अपोन में v माइनस 1 अपोन में u इजिकल टू 1 अपोन में f, और ये कह रहे हैं कि वस्तु को या बिंब को लेंस के सामने रखा हुआ है u दूरी के ऊपर, और प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी v का मान दे रखा है आपको और u का मान दे रखा है, और उसको आपको सोल्व करना है बस। तो देखिए लेंस सूत्र से तो v की वैल्यू माइनस डी हो गई। फिर देखिए u का मान मैं क्या रखूंगा इसके अंदर, ऋणात्मक चिन्ह सहित, क्योंकि चिन्ह परिपाटी यही कहती है, क्योंकि बिंब को मैंने लेंस के सामने रखा है तो u का मान क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हो गया माइनस 1 अपोन में u। फिर देखिएगा f की भी चिन्ह की बात करें तो ध्यान दें लेंस कैसा है, उत्तल है अथवा अवतल है, लेंस उत्तल है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। अवतल होता तो आप क्या लेते, इसे ऋणात्मक। आपने लेंस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न पहले हल कर चुके हो आप, उसमें आपने देख लिया था कि अवतल लेंस के लिए f को आपने कैसा लिया था, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस के लिए कैसा लिया था, धनात्मक। तो यहाँ ये भी आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया 1 अपोन में f। फिर देखें इस इक्वेशन को लेंगे 1 अपोन में d प्लस 1 अपोन में u इजिकल टू 1 अपोन में f। ये समीकरण आपके पास इस रूप में आ गई है। लेकिन आपको जरूरत किसकी है, d अपोन में u का मान निकालने की जरूरत है। तो d अपोन में u, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को d से गुणा कर देता हूं तो ये d अपोन में u इक्वेशन में अपने आप ही आ जाएगी। तो देखिए मैं आगे की स्टेप लिख रहा हूं, उपरोक्त समीकरण को, इस पूरी समीकरण को कैपिटल D से गुणा करने पर, अगर इस पूरी समीकरण को मैं कैपिटल D से गुणा करता हूं तो इक्वेशन किस रूप में आएगी वो अब अपन देखेंगे।
उपरोक्त समीकरण को कैपिटल डी से गुणा करने पर ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस डी अपॉन में डी प्लस डी अपॉन में यू इज इक्वल टू डी अपॉन में एफ, या इसे आप हल करेंगे तो -1 प्लस डी अपॉन में यू इज इक्वल टू डी अपॉन में एफ, अथवा d अपॉन में u इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में f। ये आपके आ गई है इक्वेशन नंबर 4। और आप जानते हो इक्वेशन थर्ड से d अपॉन में u किसके इक्वल होता है, m के। तो देखो समीकरण 3 वे समीकरण 4 से क्या सूत्र आ गया है, m इज इक्वल टू डी अपॉन में u इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में f। एक साथ पूरी इक्वेशन को लिख करके इक्वेशन नंबर 5 अपन इसे नाम दे सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया है इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी आंख के निकटतम स्थिति में होता है। तो इस स्थिति में आंख पर जो स्ट्रेस होगा, जो तनाव होगा, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो देखिए ये मैक्सिमम आवर्धन का फॉर्मूला बन गया है आपके पास। इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब नेत्र के निकटतम यानी कि नियरेस्ट, बिल्कुल नियरेस्ट, इस स्थिति में प्रतिबिंब नेत्र के निकटतम स्थिति में होता है। अतः नेत्र की मांसपेशियों पर अधिकतम तनाव आता है। तो देखिए पहला केस अपन ने क्या पढ़ा है, जब बिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो उसके लिए आपने फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, लेंस सूत्र क्या था, 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f था। उस पूरी इक्वेशन में आपने v के और u के और f के तीनों के ही मान रखे थे। v का मान रखा था आपने -d के रूप में, u का मान रखा था -u के रूप में और f का मान रखा था +f के रूप में। ये तीनों मान रख करके फिर आपने उस समीकरण को किससे गुणा किया, कैपिटल डी से। कैपिटल डी से गुणा करने पर समीकरण इस फॉर्मेट में आई। यहां से आपने क्या देखा कि ये मैक्सिमम आवर्धन का सूत्र आ रहा था और इस स्थिति में प्रतिबिंब नेत्र के निकटतम स्थिति में होता है। अतः नेत्र की मांसपेशियों पर क्या होता है, अधिकतम तनाव आता है। दूसरी और जो अंतिम स्थिति है इसकी, केस नंबर 2, वो ये है कि जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर। तो देखिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस स्थिति में आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि प्रतिबिंब अनंत पर बनने का मतलब वस्तु कहां रखी होगी, फोकस पर। आप इसे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं और वैल्यू निकाल भी सकते हैं। भाई लेंस सूत्र था आपके पास 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। u की वैल्यू आप अनंत के रूप में रखो, u की वैल्यू आप अनंत के रूप में रखते हैं, सॉरी v की वैल्यू अनंत के रूप में आप रखते हैं। v को आप अनंत रखेंगे तो u का मान f के इक्वल आ जाता है। यानी कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, या यूं कह सकते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु कहां होती है, फोकस पर होती है। तो नंबर 2 जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, यानी मैं यूं कह सकता हूं जब v बराबर अनंत तो u बराबर क्या होगा, हमेशा f।
यानी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो बिंब की दूरी लेंस से उसकी फोकस दूरी के बराबर होगी। तो देखिए, इसलिए समीकरण 3 से क्या थी? समीकरण 3, m = d/u। तो u के स्थान पर क्या आ जाएगा? m = d/u की जगह f आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 5 के बाद 6, और ये होगा मिनिमम आवर्धन। देखिए, ये तो है इसमें मैक्सिमम आवर्धन और ये स्थिति है मिनिमम आवर्धन की। अगर ये मैक्सिमम आवर्धन है, ये मिनिमम है, तो आप देखिएगा इसमें आंख की मांसपेशियों पर अधिकतम तनाव आ रहा है। यहाँ पर आंख की मांसपेशियों पर तनाव नहीं आएगा क्योंकि प्रतिबिंब बहुत अधिक दूरी पर है, अनंत पर है। इस स्थिति को कहा जाता है, इस स्थिति को कहते हैं आंख की सामान्य या श्रांत अथवा तनावहीन स्थिति कहते हैं। तो देखो, इस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियों, इस स्थिति में नेत्र की मांसपेशियों पर तनाव न्यूनतम होता है तथा इसे नेत्र की सामान्य अवस्था या सामान्य स्थिति, इसे नेत्र की सामान्य अवस्था तथा इसे नेत्र की सामान्य स्थिति या श्रांत अवस्था अथवा तनावहीन स्थिति कहते हैं। तो देखिएगा, ये आपने दोनों स्थितियां इसकी जान ली है। पहली स्थिति क्या जानी है कि जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर। दूसरी स्थिति जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहली स्थिति अपने जानी थी जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। दूसरी स्थिति जब प्रतिबिंब बन रहा था अनंत पर। दोनों स्थितियां अपन ने जान ली है। अब देखिए, इसके अंदर अपन एक चीज और ले सकते हैं। वो चीज क्या ले सकते हैं? यदि अगर ऐसा हो, अगर आपको ऐसा दिया हो कि प्रतिबिंब आंख के निकटतम स्थिति में तो आ ही रहा है, यदि आंख लेंस से a दूरी पर है, अगर अपन किसी को देख रहे हैं लेंस से किसी बिंब को, तो ऐसे से ये तो है नहीं कि भाई अपन आंख को और लेंस बिल्कुल पास पास, ऐसा तो संभव है नहीं। आंख से लेंस की कुछ दूरी है, अगर वो दूरी स्मॉल a है तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m = 1 + d-a, यानी उस लाइन को भी अपन इसमें ऐड कर देते हैं कि यदि आंख लेंस से a दूरी पर हो, तो यदि नेत्र लेंस से स्मॉल a दूरी पर हो तो। लेकिन ध्यान रखना, 12th स्टैंडर्ड तक अपन इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, यही अपने दिया हुआ है। ये अपन एक छोटी सी एक लाइन एक्स्ट्रा के रूप में लिख रहे हैं। यदि नेत्र लेंस से स्मॉल a दूरी पर हो तो ऐसी स्थिति के अंदर m = जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 + d-a/f। ये फॉर्मूला आपके पास एक एक्स्ट्रा फॉर्म के रूप में आ जाएगा। m = 1 + d-a/f। क्या कहा मैंने? यदि नेत्र लेंस से स्मॉल a दूरी पर हो तो m = 1 + d-a/f होगा। समीकरण 5 से देखें या 6 से देखें, दोनों में आप देखेंगे कि लेंस की आवर्धन क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में आ रही है, यानी कि फोकस दूरी लेंस की जितनी कम होगी, लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए, इस चीज को भी लिख लेते हैं, एक साथ ही लिख लेंगे।